बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। इसी पिछली क्लास में हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा था। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली ऑसिलेट कर रहा होता है उस वक्त उसके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उसके साथ हमने अप्लाइड फोर्स के बारे में भी समझा था। अप्लाइड फोर्स से मुराद होते ही वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जा रही होती है। ये वाली बात हमने फोर्स ऑसिलेशन में सीखी थी। फोर्स ऑसिलेशन में ये होता था कि हम ऑब्जेक्ट पर जब एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का जो कि वाइब्रेट कर रहा होता है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर जाता है। उस एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करने के फिनोमेना को भी हमने एक नाम दिया था, वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमने रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स का अच्छे से पता होना चाहिए। जब किसी ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट कर रहा होता है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। इस पर जब फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस किया जाएगा तो ये अपनी इस पोजीशन से मूव करता हुआ जो कि मैंने यहाँ पर शो किया यहाँ पहुँचेगा। अब इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा नहीं और ये अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा जो कि जिसको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। जब ये अपनी वापस इस पोजीशन पर पहुँचता है जिसको मैंने यहाँ पर पहले हाईलाइट कर रखा है तो वहाँ से आप फिर से बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब की बार इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर जाएगा, ये पहले से ज़्यादा दूर जाएगा। अब अगर लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा दूर जा रहा है तो यहाँ पर अपनी राइट साइड पर भी वो ज़्यादा ही दूर जाएगा, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड इस हिसाब से इंक्रीज़ करेगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से वापस इस पोजीशन पर पहुँचेगा अब एक फिर से एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और अब की बार ये क्या करेगा, अपनी पहले वाली पोजीशन से भी ज़्यादा दूर यानी कि अपने एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करेगा और इस हिसाब से ये राइट साइड पर भी अपने एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करेगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा होगा तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होता है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से। लेकिन जब वो अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट कर लेता है तो आप इसके ऊपर बाहर से एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि इसकी एक्सटर्नल फोर्स कहलाती है। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर जाता है। जब ये अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करके इस पोजीशन तक पहुंचेगा अब फिर से यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसका एम्पलीट्यूड फिर से इंक्रीज़ करेगा और ये अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ पर पहुँचेगा तो आप फिर से इसके ऊपर एक फोर्स लगा देंगे। आप इस तरह से एक पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे जो एक ख़ास इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है और हर दफ़ा एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से वाइब्रेट करते हुए ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर देता है। तो हम इसको डिफाइन भी इस हिसाब से ही करते होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हम कहते हैं द फिनोमेना इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीजेज when the frequency of an applied force is equal to natural frequency of the हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है। जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाई की जाने वाली फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती हैं तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। ये है हमारे पास सिंपल रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं जो कि अपनी बुक के अंदर मेंशन किया गया है। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक बर्टन पेंडुलम के रिलेटेड है। यहाँ पर हमने ये जो आपको साइड ऊपर नज़र आ रही है ये एक फिक्स पॉइंट है, उसके साथ आपने दो थ्रेड को सस्पेंड किया हुआ है जिसको हमने S1 और थ्रेड S2 का नाम दिया है और इसके साथ आपने एक रॉड AB को अटैच किया हुआ है। रॉड AB के साथ आपने ये पेंडुलम लगाए हैं पेयर्स की फॉर्म में, यानी एक पेंडुलम है A और A प्राइम। ये पेयर इसी वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों पेंडुलम की जो लेंथ है वो सेम है। इसके बाद हमारे पास जो पेयर है वो B और B प्राइम का है। इसका पेयर ऐसे इस वजह से है क्योंकि इनकी लेंथ सेम है और इस हिसाब से हमारे पास C और C प्राइम की लेंथ सेम है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पेंडुलम में से किसी एक को, मान लें कि हमने C वाले पेंडुलम को ऑसिलेट करवाया। ऑसिलेट करवाने का मतलब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके अपनी मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करवाएंगे। जब हम इसको डिस्प्लेस करवाने के बाद रिलीज़ करेंगे तो ये अपने रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करेगा।
इसकी ये जो ऑसिलेशन होती है ये मुंतकिल हो जाती है इस रॉड ए बी के अंदर, जिसकी वजह से ये सारे पेंडुलम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक डिस्टर्बेंस शो करते हैं। क्योंकि ये सारे पेंडुलम जब ऑसिलेट करेंगे तो जिसमें इस सारे पेंडुलम में से जिसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब किए जाने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगी वो इसमें से सबसे ज़्यादा ऑसिलेट करेगा। अब क्योंकि सी और सी प्राइम की जो लेंथ है वो एक जैसी है, तो यहाँ पर जो आपने फोर्स अप्लाई किए, देखें सी को जब आपने डिस्प्लेस करवाया तो आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस करवाया, तो ये है आपके एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी। जब आपके एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसमें से किसी एक भी पेंडुलम के साथ मैच कर जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, जो कि हमारे इस केस के अंदर सी प्राइम के साथ मैच करती है, और ये सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जबकि बाकी ए बी और ए प्राइम और बी प्राइम सिंपली डिस्टर्बेंस शो करेंगे, ये उस हिसाब से इतना ज़्यादा ऑसिलेट नहीं करेंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम सिर्फ उन्हीं की आती है जिनकी लेंथ सेम होती है। अगर हम ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं इस हिसाब से बी के अंदर, तो फिर ये बी प्राइम ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, जबकि बाकी सिंपली डिस्टर्बेंस को शो करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है। अब हम समझते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस के बारे में। मैकेनिकल रेजोनेंस को समझने के लिए स्विंग की एग्जांपल हमारे पास सबसे बेस्ट है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा भी है कि स्विंग इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल रेजोनेंस। अब इसके अंदर हो क्या रहा होता है, हम जानते हैं कि स्विंग में अगर किसी बच्चे को हम झूले दे रहे हैं तो जब वो अपने एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके आप तक पहुंचता है तो आप इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है इस स्विंग में, जो कि पहले से ऑसिलेट कर रहा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, तो हर दफ़ा उसकी ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाती है। यानी आप इसको लिखेंगे भी इस हिसाब से, वी अप्लाइड अ पीरियोडिक फोर्स ऑन द स्विंग when the frequency of the periodic force become equal natural frequency of the swing, resonance is produced। क्योंकि हर दफ़ा उसका जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है उसकी वजह ये होती है कि जो आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि आप स्विंग को पुश करते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो पहले से ऑसिलेट कर रहा होता है वो फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं, और इससे उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज यानी रेजोनेंस का फिनोमेना क्रिएट होता है और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इस हिसाब से मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इसको आप यहाँ से इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये शख्स इस बच्चे को झूले देते वक्त सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करता है तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जब आता है तो पहले से ज़्यादा डिस्प्लेस करता है, जिसकी वजह से इस शख्स को आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ मूव करना पड़ता है। अब पीछे की तरफ मूव करने की वजह यही होती है कि हर बार जब वो पीरियोडिक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है तो इस वाइब्रेट करते हुए स्विंग की जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है। तो स्विंग हमारे पास मैकेनिकल रेजोनेंस को समझने की सबसे अच्छी एग्जांपल है। अब हम समझते हैं कोलैप्स ऑफ अ सस्पेंडेड ब्रिज। बेसिकली ये हमारे पास रेजोनेंस का एक डिसएडवांटेज है। अगर बुक के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, हमें मालूम है कि जब सोल्जर चलते हैं, मार्च करते हैं, तो वो एक साथ अपने कदम को ज़मीन के ऊपर रखते हैं एक ही टाइम पर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेंशन किस बात को किया है कि जब सोल्जर किसी ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं तो उस वक्त उनको एक हिदायत की जाती है। वो ये होती है कि जब आप किसी ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो आप अपने स्टेप को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया उन्होंने, ब्रेक द स्टेप। अब स्टेप को ब्रेक करने का मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल चलना, जैसे आम रूटीन में कोई सिविलियन चलता है। तो उससे क्या होगा, अगर ये स्टेप को ब्रेक नहीं करते, एक ही टाइम के ऊपर ज़मीन पर अपने पाँव रखेंगे, तो जिसकी वजह से जो होगा वो वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट होगी। यानी इनके पाँव से अप्लाई की जाने वाली फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो इससे ब्रिज टूट भी सकता है। ठीक है, तो इसी बात को उन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेप्स कोइंसाइड विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज देन देयर इज़ अ चांस टू कोलैप्स द ब्रिज ड्यू टू रेजोनेंस। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनके पाँव से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और जो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर ये दोनों मैच कर जाती हैं तो ब्रिज के कोलैप्स होने का, टूटने का भी खतरा होता है। और इसी के रेलेवेंट आपकी बुक के साइड इंफॉर्मेशन के अंदर ये बात लिखी हुई है। यूएसए के अंदर टोकामा ब्रिज भी इसी वजह से टूटा था। उसके अंदर हुआ यूँ था कि हवा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से ब्रिज के अंदर
ऑसिलेशन ज़्यादा होने लग गई। यानी कि ऑसिलेशन ज़्यादा होने की वजह क्या थी कि जो एयर उस ब्रिज के ऊपर एक्ट कर रही थी वो एक एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही थी। अब उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी थी और ऑसिलेट करते हुए ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी थी ये दोनों मैच कर गई थी। दोनों के मैच करने की वजह से जो ब्रिज थी वो वायलेंटली ऑसिलेट करना शुरू करने लगी, जिसकी वजह से वो क्लैप्स कर गई, टूट गई थी। ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक की साइड में इन्फॉर्मेशन में गिवन है। अब समझते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को। अब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बेसिकली इसके एडवांटेजेस में आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्यूनिंग अ रेडियो। हर रेडियो सेट के ऊपर आपको घुमाने के लिए एक नॉब नज़र आएगी, इसको घुमाया जाता है और इसको घुमाने से आपको इस डायरेक्शन में कुछ चेंज होती हुई वैल्यूज़ नज़र आती हैं। अब इसमें होता क्या, जब इस नॉब को घुमाया जाता है तो हम इस रेडियो सेट के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करते हैं और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज होते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। अब इस चेंज होने वाली नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, जहाँ ट्रांसमीटर से जो आने वाली फ्रीक्वेंसी है उनके साथ मैच करते हैं। अब वो मैच कैसे होती हैं, हमारे आसपास हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि रेडियो वेव्स मौजूद होती हैं जो कि हमें नज़र क्योंकि नहीं आती, वो इस तरह से मौजूद होती हैं जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं मौजूद हैं। अब हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें से किसी एक की फ्रीक्वेंसी के साथ इस इलेक्ट्रिकल सर्किट की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। जब दो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती हैं तो उससे रेजोनेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से हम उसको ट्यून कर लेते हैं। यानी जो भी चैनल आप जो भी स्टेशन सुनना चाहते हैं आप उसको ट्यून कर लेते हैं। इस तरह से हम जो रेडियो सेट के ऊपर ट्यूनिंग करते हैं ये भी बेसिकली हमारे पास रेजोनेंस की एग्जाम्पल है जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की दूसरी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास कुकिंग बाय माइक्रोवेव ओवन है। अब माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो खाना पकाया या गर्म किया जाता है उसकी वजह भी रेजोनेंस ही होती है। माइक्रोवेव ओवन को माइक्रोवेव इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनको इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब फूड को इसके अंदर रखा जाता है तो वाटर और फैट्स के मॉलिक्यूल्स जो कि इस फूड में मौजूद होते हैं इन माइक्रोवेव्स के साथ रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं। इस रेजोनेंस की वजह से ये एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जिससे खाना पक जाता है। अगर हम इस वजह को देखें कि यहाँ पर हम माइक्रोवेव्स को ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इनकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर होती है जबकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2450 मेगाहर्ट्ज़ होती है जो कि फूड के फैट्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है ताकि ये दोनों आपस में मैच कर जाएं जिससे रेजोनेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस किया जा सके। अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर हमें क्या को देखने को मिलता है, यहाँ पर वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है और जब यहाँ से ट्रैवल करके इन मेटल की प्लेट जो कि घूम रही होती है इसके साथ टकराती हैं और यहाँ इसके अंदर जो है वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है। और जो हम खुराक यहाँ पर रखते हैं उसको भी एक रोटर के ऊपर रखा जाता है जो कि मुसलसल घूमता रहता है। अब उसकी वजह क्या होती है कि यही माइक्रोवेव्स जो होती हैं इस खुराक के साथ टकराती हैं तो इसके अंदर फैट और वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑसिलेशन इंक्रीज कर जाती है। ये ऑसिलेशन जब इतनी ज़्यादा क्योंकि इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है जिससे रेजोनेंस का फिनोमेना क्रिएट होता है। इसको घुमाते वक्त इसके जितने भी फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सब के साथ इसकी कोलिजन होती है ताकि मुकम्मल तौर पर पूरे खुराक को हम गर्म कर सकें। तो इसमें ना सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को घुमाया जाता है जिसको हमने गर्म करना होता है बल्कि इनके अंदर जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो भी रैंडमली हर डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कर रही होती हैं। तो इस तरह से हम खुराक को इसके अंदर गर्म कर सकते हैं या फिर पका सकते हैं। तो यही थी हमारे पास कंप्लीट डिस्कशंस रेजोनेंस के बारे में। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।